हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सी की अनक्लोज क्या है और हमारे मैरीटाइम जोन्स कौन से हैं। इंडिया एंड अनक्लोज का रिलेशन भी देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अनक्लोज क्या है। अनक्लोज इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन और द लॉ ऑफ द सी ट्रीटी। इसे डिफरेंट नेम से जाना जाता है। एक तो है लॉ ऑफ सी कन्वेंशन और साथ ही दूसरा इसका नाम है लॉ ऑफ द सी ट्रीटी, एंड दैट डिफाइंस द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशन टुवर्ड्स द यूज ऑफ द वर्ल्ड ओशन। जो हमारे 5 मेजर ओशंस हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नेशंस की टुवर्ड दीज वर्ल्ड ओशंस, कि इनके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर उनका क्या राइट्स है और उनकी उससे रिलेटेड क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एंड द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो अब अनक्लोज की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जो डिफाइन करता है हमारे सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफ अ नेशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड्स ओशन, and lays down a comprehensive regime of law and order in the world's ocean and sea, establishing rules governing all uses of oceans and their resources। कि एक नेशन कितने लेवल तक अपने ओशन, जो उनके कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर उन रिसोर्सेज का यूज कर सकता है। यही जो हमारा अनक्लोज है इसको गवर्न करता है और ऐसे लॉ एंड ऑर्डर प्रिपेयर करता है ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट ना किया जा सके बाय डिफरेंट नेशंस। And it enshrines the notion that all problems of ocean space are closely interrelated and need to be addressed as well। कि ओशन से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो पोल्यूशन हो या फिर वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो या ओवर फिशिंग हो, यही सारी प्रॉब्लम्स को भी ये जो है वो देखते हैं और उसी के साथ इनके लिए भी डिफरेंट लॉ एंड ऑर्डर्स जो है उनको प्रिपेयर करते हैं। अनक्लोज का बैकग्राउंड देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। ड्यूरिंग द थर्ड सेशन ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ सी, दैट इज अनक्लोज 3, which has held between 1973 to 1982, led to the formation of current convention named UNCLOS। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी जो है वो 1973 टू 1982 जो हमारा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चली थी, उसी में इसका जो है वो फॉर्मेशन हुआ। एंड द कन्वेंशन विच कंक्लूडेड इन द ईयर 1982 रिप्लेस इज द कोर्ट ट्रीटी ऑफ 1958, ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन द हाई सी। कि इससे पहले 1958 में जो हमारे पास कन्वेंशन हुआ करती थी वो जानी जाती थी कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। कि जो हमारे हाई सीज वाले एरिया होते हैं वो कोर्ट ट्रीटी के अंडर आते थे, जो हमारी 1958 में फॉर्म हुई थी। उसी का ही एक जब हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, वहां पर कॉन्फ्रेंसेज हुई, बहुत सारे नेशंस आपस में आके बैठे। 1982 में उन्होंने एक डिफरेंट कन्वेंशन दी, जहां पर 1958 वाली कन्वेंशन को ही जो अपग्रेड किया गया और हमारा लॉ ऑफ सी जो हमारा अनक्लोज है उसकी फॉर्मेशन हुई। एंड अनक्लोज बिकम इफेक्टिव इन द ईयर 1994। Later in the year 2016, UNCLOS was joined by 167 countries and the European Union। कि जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज है उन्हीं के साथ 167 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इस कन्वेंशन को, इस जो हमारी ट्रीटी एक तरह से उसको ज्वाइन किया और यहाँ पर इन्होंने जो हमारे ओशन से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर थे उनसे एग्री किया। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनक्लोज की, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। अनक्लोज वाज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द ओल्डर कंसेप्ट इन द 17th सेंचुरी नोन एज फ्रीडम ऑफ द सीज। कि जो हमारे 17th सेंचुरी जो हमारा कंसेप्ट चलता था फ्रीडम ऑफ द सीज का, उसको हटाया गया। एंड वेयर द नेशनल राइट्स वर ओनली लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड बेल्ट ऑफ वाटर दैट एक्सटेंडेड यूजुअली अप टू 3 नॉटिकल माइल्स। 3 नॉटिकल माइल्स इज अबाउट 5.6 किलोमीटर। और नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? जो हमारा ये इक्वेटर वाला एरिया है, जो टोटल हमारे अर्थ का डायमीटर है, उसी से इसके सेंटर से हम एक 1 मिनट लैटिट्यूड लेते हैं तो उतना ही हमारा जो लेंथ होता है सी का वो कैलकुलेट किया जाता है। और जो हमारे मैरीटाइम जो वैल्यूज होती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, उनका डिस्टेंस निकालते हैं, वो हम निकालते हैं नॉटिकल माइल यूनिट में। और 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो अराउंड 1852 मीटर्स का होता है। जो हमारा 3 नॉटिकल माइल्स था 17th सेंचुरी में, वो होता था 5.6 किलोमीटर्स का। लेकिन बाद में जो है ये एक लिमिटेड बेल्ट को एक्सटेंड किया गया। एंड देयरफॉर द बेल्ट ऑफ वाटर दैट वर बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज वाज कंसीडर्ड इंटरनेशनल वाटर्स।
कि अगर हमारा जो ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है तो इसका जो 3 नॉटिकल माइल्स जितना एरिया होगा वो हमारे नेशन का होगा। ये जितने भी कोस्टल एरियाज है जो स्पेसिफाइड बेल्ट होती थी वो 3 नॉटिकल माइल्स तक जो होती थी वो उसी नेशन की कंसीडर की जाती थी। उसके बियॉन्ड जितना भी हमारे पास वाटर आता था उसको हम बोलते थे इंटरनेशनल वाटर्स, कि इंटरनेशनली कोई भी उनका यूज कर सकता है लेकिन उनको वहां से उनके सारे लॉ एंड ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। एंड लेटर ड्यूरिंग द अर्ली 20th century several nations addressed their needs for extending the national claims that included resources protection of fish stocks and supply of resources to enforce pollution control। कि अब इतने 3 नॉटिकल माइल्स में जब उनको इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे तो उन्होंने 20th century में क्या किया, वहां पर जो वहां की प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस किया और वहां पर एक रिक्वेस्ट की अनक्लोज से कि वहां का जो एरिया है जो नॉटिकल माइल्स है उनको एक्सटेंड किया जाए ताकि उनका जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको वो इजिली यूज कर पाए। उससे क्या रिजल्ट मिला, इन द 1945 जो वहां के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने जो यूएस का कंट्रोल एरिया था फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने एक्सटेंड कर उनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक का एरिया जो है वो सारा कवर किया कि वो अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया तक जितने भी रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकते हैं। एंड सून बिटवीन 1946 to 53 मोर नेशंस नेम चाइल, पेरू एंड इक्वाडोर ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर राइट्स टू द डिस्टेंस ऑफ 370 किलोमीटर टू कवर देयर हम्बोल्ट करंट फिशिंग ग्राउंड। तो ये जो हमारे कंट्रीज हैं, चाहे हमारा वो चिली हो या फिर हमारा ये पेरू हो और या हमारा इक्वाडोर, तो ये जो 3 हमारे नेशंस हैं इन्हीं के साथ क्रॉस होती है हमारी कोल्ड करंट, दैट इज अ पेरू करंट। तो इसी करंट से सारे रिसोर्सेज यहाँ पर हमारे फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं पेरू करंट के अलोंग। ये कोल्ड करंट है तो अपवेलिंग जोन बनाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो ये ओशन करंट्स होते हैं। जिनको भी नहीं पता ओशन करंट्स क्या होते हैं और कैसे मूव करते हैं वो जाकर वीडियो देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। इन्हीं सारी रिसोर्सेज का, फिशिंग ग्राउंड्स का फायदा लेने के लिए इन्हीं सारी कंट्रीज ने एक्सटेंशन मांगा कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है हमारा हम्बोल्ट करंट फिशिंग वाले ग्राउंड्स हैं उनका हमें रिसोर्सेज का जो है वो कंट्रोल मिल जाए वहां के सारे रिसोर्सेज का। वेयर एज द अदर नेशन एक्सटेंडिंग देयर टेरिटोरियल सीज टू 22 किलोमीटर्स। तो ये 22 किलोमीटर्स का एक्सटेंशन कुछ कंट्रीज में मांगा और उसी तरह जो हमारे 3 मेजर कंट्रीज थे साउथ अमेरिका के, इन्होंने 370 किलोमीटर्स तक का जो कवर था, जो एक्सटेंशन था, उसको इन्होंने अंडर कंट्रोल अपने मांगा। Even as the name of nautical law suggested as United Nation involvement, the UN does not have any major functional role in the working of UNCLOS। कि जो नॉटिकल लॉ है या फिर हमारा जो यूनाइटेड नेशन है उनका इतना ज्यादा मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन द फंक्शनल वर्किंग ऑफ UNCLOS। की UNCLOS अपना ही अलग से एक कन्वेंशन है जो इस सारी चीजों को देखता है। इसमें यूनाइटेड नेशन का इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट या मेजर कोई भी फंक्शनल रोल देखने को नहीं मिलता। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसलाइन की। और बेसलाइन क्या होता है? इट इज अ लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोस्टल स्टेट। तो कोई भी नेशन के लैंड के साथ जो भी कोस्टल एरिया आता है उसमें हमारे पास जो एक लाइन आती है जो डिवाइड करती है इनलैंड वाटर्स को फ्रॉम हाई सीज। इस लाइन को जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इन दोनों को डिवाइड करती है उसे हम बोलते हैं बेस लाइन। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर ही जो हमारी बेस लाइन है वो देखने को मिलती है। इनलैंड जितने भी लैंड पर वाटर्स होते हैं उनको डिवाइड करती है ये हमारे हाई सीज से, जहां पर हमारे आते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। बाद हमारे पास आते हैं इंटरनल वाटर्स। अब इंटरनल वाटर्स क्या होते हैं? वाटर्स ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। कि जितने भी हमारे बेस लाइन से जो हमारे लैंडवर्ड साइड पे जितना भी वाटर हमारे पास नेशन में अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। एंड ईच कोस्टल स्टेट हैज फुल पावर ओवर इट्स इंटरनल वाटर। कि किसी भी कंट्री के पास, अगर हम एग्जांपल है इंडिया का, तो इंडिया में जितनी भी हमारी इनलैंड वाटरवेज हैं, चाहे हमारा वो गंगा का हो, ब्रह्मपुत्र का हो, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, किसी भी रिवर का जो हमारा इंटरनल वाटर होता है, चाहे वो लेक हो, इस पर पूरा राइट होता है उस कंट्री का, उसके रिसोर्सेज को वो किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल वाटर इंक्लूड बे, जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, या फिर हमारा एरिया होता है, पोर्ट्स होते हैं, इनलेट, रिवर एंड इवन लेक्स दैट आर कनेक्टेड टू द सी। के कोई भी ऐसा लेक जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हो किसी भी सी के साथ, वो भी सारे इंटरनल वाटर्स में ही कंसीडर किए जाते हैं। एंड देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पासेज थ्रू इंटरनल वाटर्स। की कोई भी दूसरी कंट्री या दूसरे नेशन के लोग यहाँ पर इनोसेंट पासेज से एंटर नहीं कर सकते। एंड द इनोसेंट, अगर ऐसे कोई भी इनोसेंट पासेज में वहां पर एंटर करता है या वहां से पास होता है थ्रू दोज वाटर्स, तो उस नेशन के पास पूरा राइट होता है उनको सस्पेंड करने का।
इंटरनल वाटर्स कहाँ होते हैं? लैंड एरिया में, जो आते हैं हमारे नेशनल एयर स्पेस के अंडर। तो ये जो हमारे पास बेस लाइन से लैंडवर्ड साइड पर एरिया है, इसे हम कंसीडर करते हैं हमारे इंटरनल वाटर्स में। हमारे पास आता है टेरिटोरियल सी, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो सीवर्ड साइड होता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और 1 नॉटिकल माइल हमारा होता है 1852 मीटर्स का। तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे पास जो सीवर्ड एक्सटेंशन होता है वहां पर हमारे राइट्स होते हैं फ्रॉम इट्स बेस लाइन। एंड अ नॉटिकल माइल इज बेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। एंड ये हमने देख लिया कि जो लैटिट्यूड है 1 मिनट उसका देखते हैं, और उसी तरह जो हमारे सी की लेंथ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। एंड द कोस्टल स्टेट्स हैव फुल पावर ओवर द टेरिटोरियल सी, की जो हमारा कोई भी कंट्री होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका पूरा उस पर राइट्स होता है, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल होता है। एंड दीज राइट एक्सटेंड नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट ऑल्सो ऑन द सी बेड, सबसॉइल एंड इवन एयर स्पेस। टेरिटोरियल सी है वो सिर्फ ऑन सरफेस ही वाटर के हमारे पास जो राइट्स है वो नहीं होते हैं, उसको हम सी बेड तक जो है वो मानते हैं। और जितना भी हमारा टेरिटोरियल सी वाला एरिया होगा, चाहे वो इवन एयर स्पेस हो, वो सारा हमारा जो है वो पूरा कंट्रोल में आता है उसी नेशन के। भी हमारे कोस्टल स्टेट्स होते हैं, इनका राइट्स होता है वो इनोसेंट पासिस तक ही लिमिटेड होता है। जो एरिया है हमारा बेस लाइन से वाटर की तरफ, तो ये आ जाता है हमारा टेरिटोरियल सी, जिसका नॉटिकल माइल्स आता है 12, और ये भी हमारे नेशनल एयर स्पेस के अंडर आता है। कि जो भी नेशन इस एरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिस वाटर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, उसी का पूरा कंट्रोल होगा इस टेरिटोरियल सी पर। सी के बाद हमारे पास आता है कंटिगियस जोन। अब ये जोन जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इट्स बेस लाइन। तो इसका जो है वो इंटरमीडिएट जोन होता है बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द हाई सीज, कि ये इन दो सीज को, मेजर सीज एरिया को जो है वो कनेक्ट करता है। द कोस्टल स्टेट हैज ऑल द राइट टू बोथ प्रिवेंट एंड पनिश फिस्कल, इमिग्रेशन, सैनिटरी एंड कस्टम लॉज विद इन इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल सी। बाउंड्री के अंदर, इसी जोन के अंदर अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेशन हो रही है या कोई भी ऐसा ट्रेड हो रहा है, तो वो सारी चीजों को रोकने के लिए इस नेशन के पास, जो भी इसके साथ अपना लैंड बाउंड्री शेयर करेगा, उसके पास पूरा राइट होता है इनको प्रिवेंट या इनको पनिश करने का। हमारे पास आ जाता है हमारा कंटिगियस जोन, और ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, और इसका जो एक्सटेंशन होता है फ्रॉम बेसलाइन वो होता है टोटल 24 नॉटिकल माइल्स का, जिसमें हम टेरिटोरियल सी वाला भी अगर इंक्लूड करें तो टोटल हमारा जो कंटिगियस जोन का है वो आता है 24 नॉटिकल माइल्स। और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस। तो यहाँ पर कोई भी नेशनल एयर स्पेस नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट जो इनके पास यहाँ पर कंट्रोल है वो नहीं होगा। इन्हें इंटरनेशनल एयर स्पेस के जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे अग्री करना होगा यहाँ पर कोई भी ट्रेड या किसी भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। हमारा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये ऐसा एक जोन है जिसके बीच में हमारे सारे ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। एंड ईच कोस्टल स्टेट में क्लेम एन EEZ beyond and adjacent to its territorial sea that extends seaward up to 200 nautical miles from its baseline। कि 200 nautical miles जब हमारे पास एक्सटेंशन मिल गया, तो इसी बेसलाइन के अंडर जितने भी हमारा जो टेरिटोरियल सी से लेकर हमारे जो बेसलाइन है उससे लेकर जो भी एरिया आएगा उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड विद इन इट्स EEZ a coastal state has rights over the purpose of exploring, exploiting, managing natural resources whether living or non-living of the seabed and subsoil। कि ये जितने भी हमारे पास मिनरल्स हैं या फिर उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट करें, हम कुछ भी उस एरिया में कर सकते हैं, और हमारे पास डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल होगा ओवर द सीबेड एंड इवन द सबसॉइल ऑफ द ओशनिक बेड। To carry out activities like the production of energy from the water currents and wind। कि यहाँ पर हम जो हमारा हाइड्रोथर्मल होते हैं या हमारे जो टाइडल एनर्जी वगैरह होते हैं उनको भी हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, उस पर भी हमारा टोटल राइट रहता है। एंड अनलाइक द टेरिटोरियल सी एंड द कंटिगियस जोन, द EEZ ओनली अलाउस फॉर द अबव मेंशन्ड रिसोर्सेज राइट्स। कि वहां पर जैसे हम फिशिंग वगैरह करते हैं ये सब चीजों का राइट्स भी रहता है, लेकिन दूसरे जोन्स की तरह जो हमारा EEZ है वो सिर्फ इन्हीं सारे जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारी ये एक्टिविटीज हैं सिर्फ इन्हीं राइट देता है। एंड इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवर फ्लाइट सब्जेक्ट टू वेरी लिमिटेड एक्सेप्शन। वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में है तो यहाँ पर कोई भी प्लेन आए या कोई भी शिप आए वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करना या फिर वहां पर जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हैं।
है हमारा द EEZ जोन जो आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो ये हमारा इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, यहाँ तक हम कोई भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मिलने वाले सारे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी कंट्रीज का यहाँ पर इन्वेजन जो है वो उसको नहीं रोक सकते। वो अगर यहाँ पर इन्वेड करना चाहें, यहाँ वो अपनी शिप्स लाना चाहें, या फिर वो यहाँ से जो एयर स्पेस है उसका यूज करना चाहें, वो उनको नहीं रोक सकते। उसके बाद हमारे पास आता है हाई सीज एंड द ओशन सरफेस एंड द वाटर कॉलम बियॉन्ड द EEZ आर रेफर टू एज द हाई सीज, कि 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड जितना भी हमारे पास वाटर एरिया आएगा उसको हम हाई सीज में कंसीडर करते हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड एज द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, की इसका यूज कोई भी कर सकता है। एंड इज बियॉन्ड एनी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, कि यहाँ पर कोई भी कंट्रोल जो है उनका नहीं रहेगा किसी भी नेशन का। एंड स्टेट्स कैन कंडक्ट एक्टिविटीज इन दीज एरियाज एज लॉन्ग एज दे आर फॉर पीसफुल पर्पसेस, कि वो तभी तक यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं जब तक वो कोई एक पीसफुल पर्पस के लिए की जा रही हो। यहाँ पर वो कोई भी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते हैं। सच एज ट्रांजिट, मरीन साइंस एंड अंडर सी एक्सप्लोरेशन यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है, या फिर हमें जो अनक्लोज है उनसे डायरेक्टली परमिशन लेनी पड़ती है ताकि यहाँ पर जितने भी हमारे ये एक्टिविटीज है इनको किया जा सके। स्पेस के अंडर ही हमारी आती हैं हाई सी, जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ से राइज तक या फिर स्लोप तक आती हैं। तो ये एरिया जो हमारा यहाँ तक आता है ये हमारा होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया। सो ये जो स्टीप स्लोप है यहाँ से अब राइज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एरिया से आगे जितना भी हमारे पास वाटर एरिया आएगा, जो ओशन वाटर आएगा, वो सारा हाई सीज के अंडर हो जाता है, जहां पर इंटरनेशनली सभी कंट्रीज का इक्वल राइट्स होता है। एक्सप्लोरेशन या फिर हमारे मिनरल रिसोर्सेज को वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए या फिर वहां से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनको डायरेक्टली अनक्लोज से वहां पर अपनी परमिशन लेनी पड़ती है। अनक्लोजर इन इंडिया की, क्या इंडिया इस ट्रीटी के अंडर आता है, क्या उसने इसको ज्वाइन किया है? सो इंडिया प्लेड अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन डेलिब्रेशंस लीडिंग टू अनक्लोज एडॉप्शन इन 1982 एंड हैज बीन अ पार्टी टू द कन्वेंशन सिंस 1995। की इन्होंने जो कन्वेंशन इसको ज्वाइन किया था 1995 में, लेकिन इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था 1982 में। इंडिया शेयर्स मैरीटाइम बाउंड्री विद द फॉलोइंग कंट्रीज, की इंडिया का भी अपना जो इंटरनेशनल मैरीटाइम है वो किन कंट्रीज के साथ वो शेयर करते हैं, तो वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स एंड पाकिस्तान। नॉटिकल माइल्स जो हमारा एरिया है वो आ जाता है टेरिटोरियल सीज में। उसके बियॉन्ड जो हमारा 24 नॉटिकल माइल्स है वो आ जाता है यहाँ पर कंटीजियस जोन। और उसके बाद हमारा सारा जो एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स तक का वो आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जितना भी हमारा एरिया है ये आ जाता है 200 नॉटिकल माइल्स का, दैट इज exclusive economic zone. And India has invested heavily in exploring non-living resources in deep international waters for polymetallic nodules, cobalt crust and hydrothermal sulfides. और उसी की तरह more and more hydrocarbon resources are being discovered worldwide in deeper parts of the continental shelf. कि जितने भी एरिया तक हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां तक इंडिया ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है। बहुत सारे हमारे जो सल्फाइड्स के या फिर हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनका भी एक तरह से इन रिसोर्सेज का भी इन्होंने यूज किया है अपने जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आते हैं। सो ये सारे लॉ एंड ऑर्डर को एग्री करते हुए जो हमारे अनक्लोज के हैं, जो इंडिया है वो भी एक हमारे अनक्लोज का पार्ट है, अपना मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है इन्हीं सारी कंट्रीज के साथ। इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।